जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। एक क्वेश्चन पिछला वीडियो में था, शायद त्रुटि इसमें हो गया था, इसे शुद्ध कर लीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन था 49 नंबर कि रवि भैया एक सफ़ेद छड़ी के सहारे चलते हैं, ठीक है। उन्हें दिखता नहीं है, उनकी किताबों में सैकड़ों उभरे बिंदु है जिन पर वे हाथ फेर कर पढ़ लेते हैं। यह पाठ्य सामग्री है, ब्रेल बुक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्रेल बुक, न कि ब्रेल लिपि। ओके, ये ब्रेल बुक इट इज राइट आंसर हो गया। भूल से एक नंबर पर हम टिक लगा दिए थे। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं आज के वीडियो में हम लोग जल से रिलेटेड क्वेश्चनों को देखेंगे जो ईवीएस से रिलेटेड है। ओके, आइए देखते हैं, देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है कि निम्नलिखित में किस नदी में भारत की प्राचीन सभ्यता पनपी? तो आपको पता है कि सिंधु घाटी में आपका भारत की प्राचीन सभ्यता क्या हुई? पनपी। किसमें? सिंधु में। और जितना भी शहर है बसा बड़ा बड़ा, ये सब नदी के किनारे अर्थात जहाँ जल का स्रोत है वहाँ पे बसा। पेड़ पौधों में लगभग कितना प्रतिशत जलांश होता है? जल का अंश कितना होता है? तो 50 से 65% होता है जल का अंश। क्या चीज़ में? पेड़ पौधों में। ओके, पंच तत्वों में जल के अलावे शेष तत्व क्या है? पंच तत्वों में जल के अलावे, तो आपको पता है कि एक श्लोक टाइप के है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तंतो रचित या अधम शरीर, है ना। क्षिति मतलब पृथ्वी, क्षिति जल, जल हो गया, क्षिति जल पावक माने आग, क्षिति जल पावक, गगन मतलब आकाश, क्षिति जल पावक, गगन समीर, समीर मतलब हवा। ये 5 वो तत्वों से मिलकर पूरे शरीर की रचना हुआ है। तो उसी में से कह रहा है कि इसमें 5 तत्वों में जल के अलावा क्या क्या है? तो पृथ्वी, अग्नि, अनिवायु और अंतरिक्ष है, ठीक ना। अर्थात ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्षिति जल पावक गगन समीर पंच तंतो रचित अधम शरीरा। बादल से जल बूंद बनने की प्रक्रिया में निर्णायक है। बादल से जल बूंद बनने में संघनन प्रक्रिया, कौन प्रोसेस है? संघनन प्रोसेस होता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपका बादल बनता है। हाथी का प्रिय भोजन निम्नलिखित में से क्या है? पेड़ों की शाखाएं, केले के थम यानी तना, बड़े पत्ते, पतिया। अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ओके, इंद्रधनुष में इंद्र है, इंद्रधनुष में इंद्र है। इंद्र मतलब वर्षा के देवता। इंद्र भगवान को क्या कहा जाता है जी? वर्षा के देवता। ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नाम बादल से संबंधित है? हाँ, तो मेघ, मेघ मतलब बादल होता है ना, तो मेघ से मेघालय है, तो बादल संबंधित है ना। निम्नलिखित में से अबे किसका अर्थ सिंचाई है? पशु को पानी देना। अरे भैया, तो पशु के पानी देना कोई सिंचाई है? खेत को पानी देना, हाँ ये बात सही है। पेड़ को पानी देना, उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए। पेड़ को पानी देना भी सिंचाई के अंतर्गत हो सकता है, लेकिन उपयुक्त आंसर जो इसका है, खेत को पानी देना ही ज़्यादा है। खेत को पानी देना, पेड़ को पानी देना नहीं, खेत को पानी देना सिंचाई कहलाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। निम्नलिखित सिंचाई के आधुनिक साधनों में उत्तर भारत में प्रमुख है। उत्तर भारत में ज़्यादा नहर, उत्तर भारत में कथी ज़्यादा? नहर है। ड्रिप स्प्रिंक कथी लिखा है अंग्रेजी में, पढ़ने नहीं जाना है। ड्रिप स्प्रिंकलर का संबंध है। ड्रिप स्प्रिंकलर का संबंध क्या है? किससे है ड्रिप स्प्रिंकलर का संबंध? तो ये ड्रिप स्प्रिंकलर का संबंध जो है ना, ये सिंचाई से है। ड्रिप ड्रिप सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई, ठीक है। कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश जैसे हिमालयी क्षेत्रों में परंपरागत सिंचाई के साधन है। परंपरागत सिंचाई के साधन मतलब बहुत दादा परदादा से करते आ रहे हैं लोग। कथी से? कुंड से। कथी से? कुंड से। ओके, जोहर भी है, तालाब, झील भी है, तालाब है, कुंड है। आजाद भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है।
आज़ाद भारत की प्रथम परियोजना जो था ना दामोदर था, क्या था? दामोदर घाटी परियोजना। आज़ाद भारत की सबसे पहली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना। महान इंजीनियर, योजनाकार मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया निम्नलिखित में से किस परियोजना के साकारकर्ता थे? तो ये थे कृष्ण सागर डैम, कृष्ण सागर बांध के ये साकारकर्ता थे। जो महान इंजीनियर योजनाकार जिनका नाम था क्या? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। यह है 650 साल पुराना घरसीसर सर यानी तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घरसी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाए थे। तो ये क्या है? 7वीं सदी में। कब बनवाए थे इसको? 7वीं सदी में। घरसर, घरसीसर, सर का अर्थ इसमें तालाब होता है। अलबेरूनी किस क्षेत्र से भारत आया था? तो अलबेरूनी उज्बेकिस्तान से भारत में आया था, उज्बेकिस्तान से। अलबेरूनी क्या है भाई? तो इतिहासकार है। अलबेरूनी के अनुसार भारत के लोग किस सिंचाई साधन के निर्माण में माहिर थे? कौन चीज से सिंचाई करते थे? तो तालाब से सिंचाई करने में माहिर थे। ये अलबेरूनी के कथा अनुसार ये बात है। वर्षा जल संग्रहण के राजस्थान में निर्मित वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण क्या है? तो बावरी, बावरी। राजस्थान में क्या बोला जाता है? बावरी। उत्तरी भारत में कुआं पूजन नामक समारोह किस संस्कार का अभिन्न अंग है? कुआं के पूजने का। ओके, देखेंगे आगे। जन्मोत्सव और विवाह उत्सव, जन्मोत्सव और विवाह उत्सव पे, ठीक है। वर्तमान दौर में असंख्य कुएं सूखते जा रहे हैं, ठीक है। वर्तमान दौर में असंख्य कुएं सूख, तब तो कुआं क्या चापाकल आ गया ना, सूखते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बोरिंग प्रचलित है, तालाब विलुप्त हो गए हैं, सीमेंटेशन है। हाँ, ये बात है, सीमेंटेशन। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। सब पोखरा तालाब को तो भर भर के सब घर बना ले रहा है, सब नहर को भी भर के घर बना ले रहा है। ये लोग समझने वाला नहीं ना है, क्या कहा जाए। तरुण भारत संघ, तरुण भारत संघ के किस व्यक्ति ने अलवर की दरकी माई की पहल को आगे बढ़ाते हुए दर्जनों तालाब का उद्धार किया था? दरकी माई, तो ये थे राजेंद्र सिंह थे। कौन थे? राजेंद्र सिंह जो थे दरकी माई के योजना को क्या किए थे? आगे बढ़ाए थे। जो भी पहल थी दर्जनों तालाब का क्या किए? उद्धार किए। सूखाग्रस्त कर्नाटक के होलगुंडी पंचायत, सूखाग्रस्त कर्नाटक के जो होलगुंडी पंचायत है, इसको कुएं तालाबों में पानी को सुनिश्चित करने वाले बाल स्वयंसेवी संस्था, बाल स्वयंसेवी संस्था को क्या कहा गया था? भीमा संघ कहा गया। क्या कहा जाता है? भीमा संस्था। स्वयंसेवी संस्था को क्या कहा जाता है? भीमा। राजस्थान में वर्षा जल के घरेलू संग्रहण हेतु, राजस्थान में वर्षा जल का जो घरेलू संग्रहण है, बनाए जाने वाले परंपरागत गड्ढों को क्या कहा जाता है? तो टंका कहता है लोग राजस्थान में। क्या कहता है? टंका। टंकी से बना टंका। अपशिष्ट अथवा वाहित मल संबंधित जल को किस रासायनिक पदार्थ से उपचारित किया जाता है? तो ये है फिटकीरी, कास्टिक सोडा, फ्लोरीन। उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर 4 इट इज राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। इससे क्या किया जाता है कि जल को शुद्ध किया जाता है। आइए देखते हैं आगे। जलकुंभी, जलकुंभी को तालाबों झीलों का शत्रु माना जाता है, इसलिए इसे डैश भी कहते हैं। तो बंगाल का आतंक भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? बंगाल का आतंक। इसे डैश में प्रयुक्त किया जाता है। झीलों की शत्रु माना जाता है, इसलिए इसे डैश में प्रयुक्त किया जाता है। बायोगैस में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये भी याद रखेगा, इसको बंगाल का टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है, जलकुंभी को। केंद्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी, हाँ सीपीसीबी, केंद्रीय प्रदूषण जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन जो है, ये बोर्ड जो है कंट्रोल बोर्ड का गठन कब हुआ था जी? कब हुआ था बताइएगा आप लोग? शायद 74 में।
सिंचाई का कौन से साधन परंपरागत है भाई, पुराना तरीका से सिंचाई का? तो नदी, तालाब, चौर ये सबसे पहले से तो हो ही रहा है ना सिंचाई, खेत को पटाना। सिंचाई के आधुनिक साधनों के नाम क्या है? नलकूप, जोहर, नदी। तो आजकल तो नलकूप से सिंचाई हो रहा है, खेतों में पानी पहुंचा जाता है, खेतों में पानी उपलब्ध, फसलों को पानी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं, आधुनिक नलकूप है। मेरे यहाँ हैंड पंप लगा है, ठीक है, लेकिन उसका पानी काफ़ी खारा है, खारा मतलब नमकीन है, कपड़े साफ नहीं होते हैं, फिर भी हम पीते हैं भाई। तो ये कैसा पानी होगा जी? ये निम्न भूमि जल क्षेत्र, पठारी क्षेत्र होगा, मैदानी क्षेत्र तो मैदानी क्षेत्र होगा, क्या होगा? मैदानी क्षेत्र, इसलिए खारा होगा, ठीक ना। रिमझिम बारिश से भूमि के नीचे रिसने वाले जल को क्या कहते हैं? तो भौम जल कहते हैं। भौम जल मतलब भूमि के नीचे का जल, भौम जल। अब आप लोग कहिएगा कि ये सीटेट में पूछा हुआ है, तो इसमें नहीं पूछेगा, बात समझिएगा। ये सब आपका मतलब कि 5वां 6ठा के किताब से ये सब रखा हुआ है ना। ये देखते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र ने पीने, कपड़े धोने, भोजन पकाने और साफ सफाई के लिए न्यूनतम कितने लीटर जल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अनुमोदित किया है? तो 30 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। 30 लीटर, कितना? 30 लीटर, ओके। मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है भाई? तो मानव शरीर में 70% जल, 65 से 70% जल पाया जाता है। मानव शरीर में 65 से 70% जल की मात्रा रहता है। निम्न में से किस में जल का प्रतिशत अधिक होता है? टमाटर, सूखे अनाज, आलू। तो टमाटर में ज्यादा ना पानी होता है जी, टमाटर तो बड़ा महंगा है जी, टमाटर। दिल्ली के जल स्तर में गिरावट में कौन सा कारक सहायक है? दिल्ली के जल स्तर में गिरावट है, मतलब क्या है? तो जल स्तर में गिरावट, तो उन्मूलन व अल्प वृष्टि, कम बारिश होगा और वन की कटाई होगा। तो वन वर्षा में क्या करता है? सहयोग करता है, बादल को आकर्षित करता है। और वन ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? अपने किस गुण के कारण जल का प्रयोग कार, बसों और ट्रकों के रेडिएटर में होता है? तो शीतलक के रूप में, ठंडा व गर्म होता है, जल्दी ठंडा व गर्म होते रहता है ना। घरों, ऑफिसों में इस्तेमाल कूलरों में प्रयुक्त जल द्वारा किस प्रक्रिया से ठंडक उत्पन्न होता है? तो वाष्पीकरण, वेपोरेशन की क्रिया होती है, ठीक ना, वाष्पीकरण। देखेंगे आगे। अत्यधिक तापमान वाले दिनों में कौन सा कारक ताप के प्रभाव को मंद करने में सहायक है? वर्षा। अब देखिए, ज्यादा तापमान है तो बारिश होगा, तबे तो तापमान में गिरावट होगा ना। दूसरा क्या होगा? सूर्य के ताप और होगा, वाष्पीकरण तो और गर्मी देता है। भूमिगत जल को हम किस स्रोत से प्राप्त करते हैं? तब भूमिगत जल मतलब भूमि के अंदर के जल को हम कुआं से भी, झरना से भी, नलकूप से भी, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक से, ठीक है। घरेलू जल को हम किस तरीके से शुद्ध कर सकते हैं? तो घरेलू जल को हम जल को फिल्टर करके, जल को उबाल करके, जल को क्लोरीन द्वारा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इन सब प्रोसेस से जल को हम क्या कर सकते हैं? शुद्ध कर सकते हैं। संपूर्ण जल में लवणीय जल का प्रतिशत कितना प्रतिशत है? खारा जल कितना है? तो सबसे ज्यादा है, 97% खारा जल आपका है। महासागरों में जल की मात्रा अधिक होती है, फिर भी किस कारण से इसका प्रयोग पीने में नहीं होता है? तो भाई लवणीय है। क्या है? लवणीय है, जिसके कारण इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। महासागरों में घुले हुए लवण में से किस लवण की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो सोडियम क्लोराइड की सबसे ज्यादा होती है। NaCl की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, NaCl, ओके। आइए देखते हैं आगे। अलवणीय जल का कितना प्रतिशत हिमखंड तथा हिमानियों में पाया जाता है? अलवणीय जो जल है जिसमें लवण की मात्रा नहीं होती है, तो कितना प्रतिशत है ना? तो कितना प्रतिशत है, इसका जवाब आप ही लोग दीजिएगा, ओके। कितना प्रतिशत जल है अलवणीय, जो कि मतलब नदी, तालाब में, हिम से होता है, बर्फ से, नदियों, दल व झीलों में पाए जाने वाले सतही जल में कितना प्रतिशत जल होता है? तो कितना प्रतिशत जल, अरे ये क्या दिया है जी?
नदियों, दलदल व झीलों में पाए जाने वाले सतही जल में किसका जल, अच्छा किसका जल का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक झील का है। किसका है, झील। झील गहरा होता है ना। पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का कितना प्रतिशत अलवणीय जल है, तो कितना प्रतिशत अलवणीय। अब यहाँ आंकड़ा इसके अनुसार जो दिया है तो इसमें 3% है, ठीक ना, कहीं कहीं 2 कम भी मिलेगा। तो ये जो दिया हुआ है तो उसमें 3% में रखा जाएगा। अब 97, 87 तो रखेंगे नहीं, एक कॉमन सेंस के आधार पर इनमें से कोई नहीं होगा। गतिशील बर्फ की नदी क्या कहलाती है, जो गतिशील बर्फ बहता है तो उसको कहते हैं हम हिमानी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमानी। जो बर्फ बहता है तो उसको क्या कहा जाता है, हिमानी कहा जाता है, गतिशील बर्फ के नदी को। जल प्रदूषण से अभिप्राय क्या है, जलाशयों में अनैच्छिक पदार्थों का मिलना। जी है, अनैच्छिक पदार्थ मिला दीजिएगा तो प्रदूषण होगा। इच्छित पदार्थों को जलाशयों से हटाना इच्छित पदार्थों को जलाशय से हटाना, तापमान में परिवर्तन, उपयुक्त में से एक से अधिक। जी नहीं, जलाशयों में अनैच्छिक पदार्थों को क्या करना, अरे मिलना है, तब मिलेगा। जल प्रदूषण से अभिप्राय क्या है, तो जलाशय में अनैच्छिक पदार्थ का जब मिला दीजिएगा तब प्रदूषण होगा ना जी। इच्छित पदार्थों को जलाशय से हटाना तो तब जल पर साफ होगा। तापमान में परिवर्तन से कोई रिलेटेड ही नहीं है, ठीक ना। तो तापमान में परिवर्तन से जल क्या होगा, प्रदूषित जल प्रदूषण ताप परिवर्तन से होगा क्या। ऑप्शन नंबर 1 ही सुटेबल लग रहा है, ठीक ना। आप लोग भी विचार इस सवाल पर कीजिएगा जरा। पौधों के जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, तो इसको तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधों का जल, पौधा में जो जल है वो वाष्प बन करके उड़ता है तो इसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। कौन सा कारक जल चक्र के अनवरत प्रवाह में सहायक है, कौन सा कारक जल चक्र के पूरा करने में। सूर्य की ऊष्मा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति, पृथ्वी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा जी, सूर्य की ऊष्मा। आप ही लोग बताइएगा, 1-2 को छोड़ेंगे आप लोगों के लिए लास्ट में। देखते हैं पूरा वीडियो देखते हैं कि नहीं। जल प्रदूषण के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है, तो जल प्रदूषण कीटनाशक। जल प्रदूषण होगा, कीटनाशक डालिएगा तो। औद्योगिक इकाइयाँ, वो भी मतलब कचरा उससे निकलता है। जल संयंत्रों द्वारा जल का परिष्करण। अब जल संयंत्र जल का परिष्करण करेगा, शोध करेगा तो इससे जल प्रदूषण थोड़ी होगा, इससे तो ठीक होगा। अल्प वृष्टि के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है, देख लीजिए कौन सा विकल्प सही है, बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।